गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। टीजीटी सोशल स्टडीज का ये सेशन है। जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। कल हमने पॉलिटी को लेकर इंट्रोडक्शन क्लास की थी और आज हम जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे चीजें। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास के साथ, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स हम जानते हैं ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसका संबंध जो है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और तीसरा कंजप्शन यानी कि उपभोग उससे होता है। किसका उपभोग? गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो डेफिनेशन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सामाजिक अध्ययन का एक विषय है जिसको हम विषय के रूप में अध्ययन करते हैं। जी राजकुमार मिश्रा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सभी को। कविता जी, गुड आफ्टरनून सभी को। कामता जी, हेलो हेलो सभी को, राधे राधे। सेशन को एक बार बेटा शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस का जिसका संबंध किससे है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक अध्ययन का विषय है जिसका संबंध उत्पादन से, सामान के वितरण से और सामान का उपभोग इस्तेमाल करने से होता है। यही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं। भाई प्रोडक्शन कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होता है, कैसे उसकी बाइंग और सेलिंग होती है, खरीदारी और बिक्री कैसे होती है, उसको इस्तेमाल कौन कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। देश में उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसे हम आगे पढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि जीडीपी निर्भर करती है देश में कितना उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का और सेवाओं का। यहां ध्यान रखिए, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है बच्चों, वस्तुओं में तो सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सामान है जिसे हम टच कर सकते हैं। और सेवाएं, जैसे कि स्कूल में आप जाते हैं तो वहां कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता फीस के बदले में, वहां आपको सर्विसेज दी जाती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज, शिक्षा की सेवाएं दी जाती हैं आपको। आप डॉक्टर के पास जाएंगे कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंट के लिए, डॉक्टर जो होगा मेडिकल कंसल्टेंट होगा, उसके पास जाएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे तो वो आपको सलाह देगा, उसके बदले में फी चार्ज करेगा वो। तो ये क्या है? ये सेवाएं हम ले रहे हैं। होटल्स में जाते हैं हम, रात में स्टे करते हैं तो उसका हमें पैसा देना पड़ता है, तो वो क्या है? सेवाएं हम ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। और प्रोडक्ट अगर लेंगे, हम फर्नीचर खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, ये सब वस्तुओं में शामिल होगा। ठीक है बच्चों,
सेशन को फटाफट से सभी बच्चे शेयर करेंगे, और जो भी बच्चे टीजीटी सोशल स्टडीज का लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कॉल या मैसेज करके पूरी प्रोसेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसका संबंध प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और तीसरा कंजप्शन यानी कि उपभोग, उपभोग से है। किसका? गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का। तो ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, क्लियर है ये? अब एक और छोटी सी चीज देखते हैं हम कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जो आर्थिक प्रणाली है विश्व में वो कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली के प्रकार, आर्थिक प्रणाली के प्रकार। ठीक है, देखिए मेन टॉपिक मैं अभी आऊंगा उस पर। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी, ये हमारा टॉपिक है जो हम अभी बस डिस्कस करने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा, ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी इंट्रोडक्शन क्लास में। उससे पहले मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता देना चाहता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, प्रश्न पूछा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, इनको मैं इनकी डेफिनेशन में बताता हूं, इनमें अंतर क्या होता है वो ध्यान से देखना है आपको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहते हैं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। ठीक है बच्चों, और दूसरे को सोशलिस्ट को हम कहते हैं समाजवादी आर्थिक प्रणाली। तीसरे को हम कहते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ठीक है बच्चों, तीनों में हम डेफिनेशन देखते हैं और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज हैं जो, गौरव सिकरवार गुड आफ्टरनून। तो तीनों में हम देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को कौन से देश फॉलो करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को कौन से देश फॉलो करते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को कौन से देश फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए आप इनमें तीनों में अंतर क्या होता है। बच्चों एक लाइन में ध्यान रखना है आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें सभी संसाधनों पर निजी क्षेत्र का कंट्रोल हो, निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो। जैसे कि
देश में कोई भी सामान बन रहा है, किसी भी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस सामान को बनाने वाली कंपनी प्राइवेट हो, निजी क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट हैंड में वो प्रोडक्शन का काम दिया जाए। तो जो भी कोई ऐसे देश हैं जिनमें सब कुछ सामान और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, कंजप्शन तो हम लोग करते ही हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट हाथों में हो, तो उस देश की आर्थिक प्रणाली को हम कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो साथ साथ पूछते रहिए आप। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा देश इसको फॉलो करता है। तो बच्चों यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा भी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो ध्यान रखना आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये सब शामिल हैं इसमें। ठीक है बच्चों, ये सब शामिल हैं। तो इन देशों में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है जो इकोनॉमिक सिस्टम चलता है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि इन देशों में जो प्रोडक्शन का काम है, जो सामान और सेवाएं देने का काम है, वो प्राइवेट हाथों में है। ठीक है, प्राइवेट हाथों में। एग्जाम्पल याद रहेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें नियंत्रण सरकार का हो। नियंत्रण किसका हो? सरकार का, सरकार का हो, प्राइवेट हाथों में ना हो कुछ भी। तो जिन देशों में कोई भी सामान अगर बनाया जाता है वो सरकारी कंपनी बनाती है या सरकार बनाती है, तो उस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इनमें जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। बच्चों ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, इनमें जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ठीक है, अब तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहां लिखता हूं मैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड में क्या होता है? मिश्रित में यहां पर दोनों का कंट्रोल होता है, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक आप समझते हैं यानी कि सरकार, दोनों का कंट्रोल है। मतलब प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन दोनों लोग मिलकर करेंगे। कुछ काम प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनी करेंगी, और कुछ काम सरकारी कंपनी करेंगी। तो जिन देशों में ऐसी व्यवस्था चलती है कि जहां प्रोडक्शन का काम कुछ तो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है और कुछ सरकारी कंपनियों को दे दिया है, और दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को जो फॉलो करते हैं उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंडिया। इंडिया, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ध्यान रखेंगे, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। इसके अलावा फ्रांस में भी चलता है, फ्रांस में भी चलता है, और भी बहुत है। ठीक है, तो ये है जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है, या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है, या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के जो फादर हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फादर हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के भी फादर हैं एडम स्मिथ।
ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? एक बार बता देंगे सभी। चलिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जो भी चीजें आपको बताई हैं आपके एसएसटी के पिछले सालों में जो प्रश्न पत्र आए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं यहां से। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो आपका तो बता सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम फूड सिक्योरिटी, जो हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। यानी कि खाद्य सुरक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, सवाल यहां से बहुत पूछे जाते हैं। खाद्य सुरक्षा, देखिए खाद्य सुरक्षा होता क्या है कि भारत की अगर बात करें हम, तो जितने भी लोग हैं भारत में, जितनी भी जनसंख्या है, सबको भरपेट खाना मिलना चाहिए। दोनों टाइम खाना मिलना चाहिए, प्लस ऐसा वैसा खाना नहीं, सही खाना हो जिनसे मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा पूरी हो सके, मतलब न्यूट्रिशन मिल सके। ऐसा नहीं कि जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, पोषक तत्व ही नहीं है, ऐसा खाना दिया जा रहा है, फिर तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी हम उसे कहते हैं कि जितने भी जनसंख्या है देश की, उनको दोनों टाइम भरपूर भरपेट खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा न सोए। तो कहेंगे कि भारत में फूड सिक्योरिटी है, भारत में खाद्य सुरक्षा है, भारत में भोजन की व्यवस्था है कि लोग जितने हैं भारत में, उनको दोनों टाइम भरपेट खाना मिल रहा है, वो भूखे नहीं सो रहे हैं रात को। तो हम कहेंगे कि भारत में फूड सिक्योरिटी है, एग्जिस्ट करती है। पर क्या आप बताइए, भारत में फूड सिक्योरिटी है? कई लोगों को देखा होगा आपने, दोनों टाइम का खाना नसीब नहीं होता उनको, किसी को एक टाइम का मिलता है, किसी को एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है, नहीं जुटा पाते हैं खाना। तो इसे कहेंगे हम कि भारत में फूड सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें पता करना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है और इसको समझना है, और भारत में फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका? तो देखिए, हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट हर साल रिलीज होता है आर्थिक सर्वेक्षण नाम से, उसके हिसाब से क्या सलाह दी गई है भारत को कि भारत को ना एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इनिशिएटिव यानी कि पहल, यानी कि शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है।
ये इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट आता है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें कहा गया है। ठीक है, एक ऐसा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है जो फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सके, फूड सिक्योरिटी की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर सके। मतलब सभी लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको दोनों टाइम का खाना भर पेट मिल सके। इसके लिए भारत को जो है एक इनिशिएटिव, एक पहल, एक शुरुआत करने की जरूरत है जिससे फूड सिक्योरिटी भारत में सिक्योर की जाए। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अभी के टाइम पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि कई चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां हैं, चैलेंजेस। वो क्या है? जैसे कि स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी कि जमीन बहुत कम बची है, जमीन बहुत कम बची है। और जमीन ही नहीं होगी तो खाने के लिए पैदावार कहां पे करोगे आप बताइए? जमीन नहीं होगी तो खाने के लिए पैदावार कहां पर करोगे ये बताइए। और दूसरा चैलेंज है पानी की कमी, पानी की कमी किसके लिए? सिंचाई के लिए। अगर सिंचाई के लिए, फसल उगाने के लिए, सिंचाई के लिए पानी की कमी होगी तो कैसे उतना अनाज पैदा कर पाओगे जिससे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका पेट भर सके? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सप्लाई की प्रॉब्लम, सप्लाई प्रॉब्लम, मान लो कहीं कहीं उत्पादन होता है अच्छा, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सप्लाई की प्रॉब्लम, यह भी एक चुनौती है आज के समय में। तो जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट आता है हर साल, जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, उसमें कहा गया है कि भारत को एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है जिससे फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि कई चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। जमीन बहुत कम बची है, पानी की कमी है, सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी चैलेंजेस को स्वीकार करके इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी आपके जब क्वेश्चंस हो एक बार पूछिए आप कमेंट बॉक्स में, डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखिए जो फूड सिक्योरिटी है ना, फूड सिक्योरिटी, उसके 3 कंपोनेंट हैं। क्या है? कंपोनेंट, तत्व, 3 तत्व हैं। कौन से? कौन से तत्व हैं वो? फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी और फूड एक्सेसिबिलिटी और फूड यूटिलाइजेशन। फूड यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी मतलब भोजन की उपलब्धता, ध्यान से समझना है सभी को, भोजन की उपलब्धता। मैं समझाऊंगा अभी सारी चीजें। और दूसरा है भोजन तक पहुंच, भोजन तक पहुंच। तीसरा है भोजन का पर्याप्त फायदा, पर्याप्त फायदा। तो देखिए बच्चों, फूड सिक्योरिटी के 3 तत्व होते हैं। एक है फूड अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जितना भारत की जनसंख्या है उसको दोनों टाइम के लिए जितना खाना चाहिए उतना फूड भारत देश के अंदर उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए 50 व्यक्ति खाने वाले हैं और
20 लोगों का ही खाना अवेलेबल है भारत में, तो ये तो गलत होगा। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी के तत्व 3 होते हैं। पहली कंडीशन है कि भैया फूड अवेलेबल भी तो होना चाहिए। जितनी जनसंख्या है भारत की, उसको जितना खाना चाहिए उतना खाना देश में अवेलेबल भी तो होना चाहिए। चाहे वो भारत देश में प्रोडक्शन हो रहा हो उस खाने का, वो भारत में ही बन रहा हो, या विदेशों से आयात करके मंगाया जा रहा हो, लेकिन उपलब्ध होना चाहिए। ये कंडीशन है, तभी तो हम कह पाएंगे फूड सिक्योरिटी है, नहीं तो कैसे कह पाएंगे। दूसरा है फूड एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब है भाई लोग उस खाने को खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे, या लोग उस खाने को नहीं भी खरीद पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, तो क्या सरकार उनकी मदद कर रही है उस खाने को, उस भोजन को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। यह भी देखना है, यह दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा फूड यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि जिस मकसद से वो व्यक्ति खाना खा रहा है वो मकसद भी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब उस खाने का उसकी हेल्थ पर फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि ऐसे ही सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहा है। अगर फूड का यूटिलाइजेशन सही से नहीं होगा, भोजन करने के बाद उससे जो न्यूट्रिशंस मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, क्या वो व्यक्ति को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। अगर नहीं मिल पाएगी तो बच्चा या व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। किसी की हाइट ज्यादा तो किसी का शरीर कम, किसी का पेट निकला हुआ, कोई दुबला पतला, किसी में वजन कम। तो ये सारी चीजें, ये सारी कमियां देखने को हमें मिलेंगी। तो फूड सिक्योरिटी के 3 तत्व होते हैं, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी और फूड यूटिलाइजेशन। ये तीनों जो कंपोनेंट हैं, ये तीनों जो कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए बच्चों, तभी हम कह पाएंगे कि फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात आती है कि फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है भारत के लिए या किसी भी देश के लिए। तो फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य की सुरक्षा, यानी कि भोजन का इंतजाम, सीधी भाषा में बात करें, भोजन का इंतजाम किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी क्यों है। कोई बताएगा क्यों जरूरी है। चलिए मैं बताता हूं, अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी देश के लिए फूड सिक्योरिटी यानी कि भोजन की उपलब्धता जरूरी क्यों है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई फूड सिक्योरिटी, वाई फूड सिक्योरिटी is important for a nation। राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी क्यों है। राष्ट्र या देश के लिए खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। अच्छा सवाल है। वाई फूड सिक्योरिटी इज इंपोर्टेंट फॉर अ नेशन। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर फूड सिक्योरिटी होगी, हमारे देश में भोजन की उपलब्धता होगी, अनाज की उपलब्धता होगी, चावल की उपलब्धता होगी, दालों की उपलब्धता होगी, सरसों के तेल की उपलब्धता होगी, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा काम कर रहा होगा। ठीक है, तो क्यों जरूरी है फूड सिक्योरिटी, फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। समझिए इस बात को, अगर देश में
फूड सिक्योरिटी है, इसका मतलब है देश में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, पैदावार कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो फूड सिक्योरिटी हमें क्यों लानी है देश में? जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिले, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले। क्योंकि फूड सिक्योरिटी अगर देश में होगी, इसका मतलब है कृषि क्षेत्र अच्छा काम करेगा, वही तो उत्पादन करेगा, और वो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उतनी ज्यादा फूड सिक्योरिटी होगी देश में। तो फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है देश के लिए? क्योंकि इससे एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है। दूसरा, टू कंट्रोल फूड प्राइसेस, टू कंट्रोल फूड प्राइसेस इन कंट्री। फूड प्राइसेस मतलब भोजन की कीमत, भोजन की कीमत का नियंत्रण। देखिए, अगर हमें दूसरे देश से सामान नहीं मंगाना होगा तो दूसरी देश की जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट में और हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट में कंपटीशन कम होगा, तो जो रेट है सामान की वो कंट्रोल में रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। नहीं तो हमारे यहां मान लीजिए प्याज की कमी आ गई, और प्याज तो खाते हैं लोग, तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा, भाई देश में प्याज नहीं है, ऑनियन नहीं है, तो दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा हमें आयात करके। अब दूसरे देश से जिस रेट में आएगा लेना पड़ेगा भाई। और मान लीजिए दूसरे देश ने हमें जो बेचा है प्याज वो महंगा बेचा है, तो देश में भी महंगा बिकेगा ना प्याज। लेकिन अगर हमारे देश में ही प्याज उतना हो गया है जितना लोगों को खाने की जरूरत है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ेगी हमें दूसरे देश से प्याज को इंपोर्ट करने की, ऑनियन को इंपोर्ट करने की? फिर तो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है ना प्याज, हम खाएंगे जितना हमारे देश में अवेलेबल है प्याज उसे हम खाएंगे, और जो जब हमारी नीड पूरी हो जाएगी फिर एक्स्ट्रा प्याज को हम एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे देशों को, तो वहां सेल करेंगे हम। तो इससे क्या है, फूड प्राइसेस जो है कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है। तीसरा है, अगर सारा सामान हमारे देश में ही बनेगा और फूड अवेलेबल रहेगा तो इससे जो है जॉब क्रिएट होंगी, जॉब क्रिएशन, नौकरियां, नौकरियां आएंगी। भाई जब देश में ही सब कुछ बनना है तो काम करने के लिए लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, तो नौकरियां आएंगी, और लोगों को अगर नौकरियां मिलेंगी तो उनके जेब में सैलरी के रूप में पैसा जाएगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ध्यान से समझिए, आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास, उन्नति। ठीक है, ये होगा। आर्थिक उन्नति होगी। समझ गए? तो फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है नेशन के लिए। ठीक है, याद रहेगा। और जब ज्यादा फूड होगा तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, ट्रेड अपॉर्चुनिटी। मतलब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार भी कर पाएंगे, दूसरे देशों को अपना सामान बेच पाएंगे, बेच पाएंगे यानी कि निर्यात कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर किसी दूसरे देश में भी प्याज की कमी होगी तो हम अपने देश से उस देश में भेज देंगे, तो वहां पर भी फूड सिक्योरिटी होगी उस देश में। तो ये क्या हो रहा है, ये हम ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, वैश्विक खाद्य सुरक्षा। अभी हम एक देश की बात कर रहे हैं, फिर अगर हर देश
अच्छे से फूड सिक्योरिटी के मामले में काम करने लगेगा, तो जो देशों में फूड सिक्योरिटी नहीं है उनको सामान देकर हम वहां पर फूड सिक्योरिटी सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब की वजह से ही फूड सिक्योरिटी जरूरी है नेशन के लिए। बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखिए, फूड सिक्योरिटी की चिंता इतनी बढ़ गई थी जब बंगाल में भुखमरी आई थी, अकाल आया था। बंगाल फेमाइन का नाम सुना होगा आपने इतिहास में। सन 1943 में बंगाल में जो है फेमाइन आई थी और वहां भूखमरी की वजह से जो है 2 से 3 मिलियन लोग, 2 मिलियन से 3 मिलियन तक लोग वहां पर भूखमरी से मर गए थे। सर 1943 की बात है, ब्रिटिश लोगों के हम गुलाम थे उस समय। तो बंगाल में इतनी बुरी भूखमरी आई थी कि ऐसी आज तक नहीं आई और ना आना चाहिए। तो उसको देखते हुए यह चिंता का विषय बन गया, तो सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया। बंगाल में 1943 में भूखमरी की वजह से 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए थे। उनको पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिला था खाना। बंगाल फेमाइन 1943, नाम सुना होगा आपने, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति भी इसके लिए आया। हरित क्रांति की गई। हरित क्रांति में क्या किया गया बच्चों, कि जो कृषि होती थी उसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगे और अच्छे अच्छे बीज का इस्तेमाल करने लगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे, टॉप क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल करने लगे, जिससे फसल की जो पैदावार है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बहुत सारे काम हुए फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति भी आई जिसमें ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, इसमें जो है दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। आप समझ रहे हैं, मार्केट में, देश में दूध के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अमूल का नाम सुना है आपने? अमूल का नाम सुना है ना? हाँ, मार्केट में प्राइस रेगुलेट करने का काम करता है। तो श्वेत क्रांति के तहत ये सारे काम किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन, साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, एमएस स्वामीनाथन। उनको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 60 से 70 के दशक में आई थी, तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। और 70 से 80 के दशक में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति आई, जिसमें ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये एक राष्ट्र का, हमारे देश का जो है इनिशिएटिव था, जो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था, दूध उत्पादन से संबंधित था। और इसी ऑपरेशन के तहत हम दूध उत्पादन में नंबर 1 बन गए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हम मिल्क के। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है प्लीज आप नोट करते जाइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें, अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही चिंता का, बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है ये फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के। भारत में पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी नहीं है। यहां कई लोगों को शाम का भोजन नहीं मिल पाता है, कई लोगों को सुबह का भोजन नहीं मिल पाता है, कई लोगों को इवन एक एक दिन, 2-2 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आंकड़ों की अगर बात करें तो इंडिया अभी करेंटली में, अभी प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कुपोषित व्यक्ति पाए जाते हैं, कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, जो अंडर नॉरिश्ड हैं, कुपोषण का शिकार हैं बच्चे। किसी का पेट निकला हुआ है, कोई दुबला पतला है, किसी की लंबाई ज्यादा है, तो हाइट के कंपैरिजन में उसके अंदर वेट नहीं है, वजन नहीं है। तो इस तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं जिन्हें कुपोषित बच्चे कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इन्हें खाने में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, पोषक तत्व नहीं मिल पाते इन्हें, इसलिए ये समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
याद रहेगा ये? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से 14.5%, ध्यान रखना, इसके हिसाब से 14.5% के आसपास हमारे देश में जो है अंडर नॉरिश्ड यानी कुपोषण के शिकार बच्चे हैं। हमारी पूरी जनसंख्या का 14.8% बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, मतलब उन्हें भरपूर पोषक तत्वों वाला खाना नहीं मिल पाता है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से ही बच्चा कुपोषित होता है। इसका क्या कारण है कि जब प्रेग्नेंट लेडी थी तो उसको 9 महीने तक भरपूर मात्रा में खाने को नहीं मिल पाया, उसके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी आ गई, और उसके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी आ गई तो ऑटोमेटिकली उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशंस की कमी आएगी, और रिजल्ट क्या होगा? या तो वो हाथों से कमजोर होगा, पैरों से कमजोर होगा, या दिमागी तौर पे कमजोर होगा। तो ये असर देखने को मिलता है। फिर वो बच्चा जन्म लेगा तो वो क्या कर पाएगा, बताइए आप? तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल्कुल होना चाहिए इंडिया में, और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार को और बड़े स्तर पर इस काम को करने की जरूरत है। ठीक है? जो 2018 वाला ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 वाले की बात करें हम, उसमें हमारे देश की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 103। पूरे वर्ल्ड में 103 थी भुखमरी के मामले में। समझ रहे हैं आप? मतलब भूखे लोगों के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018 में हमारे देश का जो है 103 स्थान था। ठीक है? 119 देशों में से, 119 देशों में से 103rd पोजीशन थी हमारे देश की। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये भुखमरी। ठीक है? चलिए, क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। क्लियर है? अब बात आती है फूड सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं। फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, चुनौतियां। सबसे पहले देखिए क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन क्या है बच्चों? जलवायु परिवर्तन। आप देखते हैं किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, ओलावृष्टि हो जाती है मौसम खराब की वजह से। कभी बाढ़ आ जाए, कभी बारिश आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो ये क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में जो चेंज होता है ना उसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। और अगर फसलें खराब होती रहेंगी तो भारत में भोजन की कमी आ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, फिर उसकी खाने की पूर्ति कैसे होगी? फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा, वही फिर प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, रेट हाइक मिलेगा, महंगाई हो जाएगी और महंगा सामान मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए बीच में जो है गतिरोध पैदा करता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है? दूसरा है आपका रूरल से अर्बन
माइग्रेशन। आप समझते हैं, लोग बाग खेती छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेती में उनका गुजारा नहीं हो रहा, जो उनकी वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है वो उतना प्रॉफिट उनको खेती में नहीं हो रहा है, तो वो काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब अगर सभी पलायन करने लगेंगे तो खेती कौन करेगा? और खेती नहीं होगी, खेती में फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, दालें नहीं होंगी, चावल नहीं होंगे, तो देश की जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाएगा? तो ये दूसरा फैक्टर है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरा, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यह भी बड़ा फैक्टर है। इतने लोगों को, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर साल कितनी बढ़ती है, तो इतने लोगों के लिए खाना हर साल बढ़ाते रहना, यह भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी, लोग इतने गरीब हैं कि वो एक टाइम का, कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक टाइम का खाना खरीद कर खा पाए या अपने संसाधन जुटा पाए उस खाने को खरीदने के लिए। समझ रहे हैं? और अगला है लेक ऑफ एजुकेशन। लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के चलते वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। शिक्षा की कमी, अगर लोगों में शिक्षा की कमी होगी तो वो जो काम कर भी सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कितना प्रयास कर सकती है? ओवर पॉपुलेशन हो रहा है ना, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सरकार के ऊपर भी तो दबाव है, तो शिक्षा की कमी भी इसमें एक फैक्टर है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगला है आपने राशन शॉप का नाम सुना होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक सिस्टम चलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे पीडीएस कहते हैं। पीडीएस, सरकार पीडीएस के माध्यम से राशन शॉप जो आपके एरिया में होती हैं वहां पर 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो के हिसाब से दाल, चावल, चना, आटा ये सब देती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। क्यों देती है? जिससे उनका पेट भर सके, भारत में फूड सिक्योरिटी आ सके। समझ रहे हैं? अब सरकार इसके लिए खर्च उठाती है पूरा। भाई सरकार जहां से खरीदती है ये सामान, सरकार को तो वो पैसा पूरा देना पड़ता है, लेकिन आपको सस्ते में दे रही है, सब्सिडी के बिहाफ पर दे रही है, सस्ते में दे रही है। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। 35 किलो राशन एक व्यक्ति को 1 महीने का दे रही है, तो सरकार भी प्रयास कर रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए राशन शॉप होते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जिसे हम कहते हैं, वो सामान खरीदती है और अपने यहां स्टोर करती है, और एक्स्ट्रा ही स्टोर करती है, जिससे भविष्य में अगर अचानक से डिमांड आ जाए तो उस डिमांड को पूरा किया जा सके। इसे क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। मतलब एक्स्ट्रा में स्टॉक करके चलना अनाज का, कि देश में कहीं भी मान लो बिहार में बाढ़ आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो सरकार को देना पड़ेगा वहां पे बिहार में, जिससे लोगों का पेट भर सके। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बफर स्टॉक करके रखती है सरकार, एफसीआई के जो गोडाउन्स बने रहते हैं उनमें। ठीक है, एफसीआई में ये सामान आता कहां से है? जहां उत्पादन ज्यादा हुआ है वहां से सरकार खरीदती है एमएसपी पर। एमएसपी पता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी क्या होती है? फसल बोने से पहले सरकार घोषणा कर देती है कि आप लोग ये फसल बोइए, अगर आपकी फसल जब कंप्लीट हो जाती है और मार्केट में आप बेचने जाओ तो अगर इतने दाम से कम में अगर मार्केट में आपसे कोई लेता है तो मत बेचो, क्योंकि इतने फिक्स दाम तक हम आपसे खरीद लेंगे। तो किसान निश्चिंत हो जाता है कि मार्केट में अगर सस्ता भी हुआ तो सरकार कम से कम इतने पैसे में तो हम खरीद ही लेगी हमारी फसल को, तो हम सुरक्षित हैं। और वो ईमानदारी से मेहनत से अपनी फसल करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया बैठ गया है कि सरकार ने एमएसपी निर्धारित कर दी है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कम से कम इतने मूल्य पर हम आपकी फसल को खरीद लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है, किसान मंडियों में जाते हैं और जो होलसेल विक्रेता हैं, जो बनिए हैं, जो सेठ लोग हैं, वो मनचाहा दाम लगा देते हैं, भाई देना है तो दे दो, नहीं तो जाओ। तो किसान बेचारा पूरी साल मेहनत करे और फिर उसको जो है उसकी मेहनत के हिसाब से दाम भी ना मिले उसको, तो नुकसान है। तो सरकार उनको सुनिश्चित कर देती है एमएसपी के माध्यम से कि आपको इतना प्राइस दिया जाएगा, अगर मार्केट में सस्ता लेते हैं तो हम इतने प्राइस तक तो आपको देंगे। ठीक है, तो किसान जो है सुनिश्चित हो जाते हैं। पूजा कुमारी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। लेट हो गए आप शायद, सेशन को देखिए शेयर कर दिया करो और बाद में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। करप्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, देखिए फूड सिक्योरिटी में करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों के नाम राशन कार्ड में हैं, गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड में, उन लोगों को तो राशन मिल ही नहीं पाता, अमीर लोग जो है राशन ले आते हैं। तो ये भ्रष्टाचार भी तो है बहुत ज्यादा, हालांकि अब दूर हुआ है, जब से आधार कार्ड से लिंक हुआ है और आप अंगूठा लगाते हैं तब आपको राशन दिया जाता है। तो जो है ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आई है, सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी है। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है फूड सिक्योरिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जिन लोगों को खाने की जरूरत है उन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, सरकार जिन तक खाना पहुंचाना चाहती है वहां तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, और तब तक हम फूड सिक्योरिटी को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। देखिए, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर राशन शॉप? जो राशन शॉप होती हैं, जो राशन शॉप होती हैं उनसे संबंधित अल्टरनेटिव नेम्स क्या है? देखिए, नेम द कोऑपरेटिव दैट प्रोवाइड्स मिल्क एंड वेजिटेबल कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में वो कौन सी कोऑपरेटिव है जो दूध की और सब्जियों की रेट को कंट्रोल करती है? अमूल, केंद्रीय भंडार, मदर डेयरी और नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना बच्चों, मदर डेयरी इसका सही हो जाएगा, सभी बच्चे करेक्ट करेंगे, मदर डेयरी आंसर है इसका। दूसरा है द सोसाइटी विच फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन्स। वो कौन सी सोसाइटी है जो ये सुविधा प्रदान करती है ग्रेन बैंक्स की? तो ध्यान रखना बच्चों, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस महाराष्ट्र की है। यह सवाल पूछा गया था, आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है व्हेन वाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड? जो फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कब पास किया गया था भारत की संसद में? तो 2013 में पास किया गया था बच्चों, याद रखेंगे सभी, 2013 में पास किया गया था। ठीक है, अगला है आपका द प्राइस दैट इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग सीजन इज कॉल्ड। मतलब फसल बोने से पहले जो सरकार के द्वारा प्राइस अनाउंस की जाती है कि इतनी कीमत पर हम आपकी फसल को खरीदेंगे, वो कौन सी प्राइस है? इशू प्राइस, फेयर प्राइस, मार्केट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो अभी हमने बात की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा अनाउंस की जाती है। पांचवा है व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ राशन शॉप? राशन शॉप का और दूसरा कौन सा नाम है जिसे हम बुलाते हैं, राशन शॉप को किस और नाम से बुलाते हैं हम?
तो ध्यान रखना भाई, फेयर प्राइस शॉप क्या है? फेयर प्राइस शॉप। क्रॉनिक हंगर रिफर्स टू, क्रॉनिक हंगर क्या होती है? भुखमरी। क्रॉनिक हंगर रिफर्स टू, इसका क्या मतलब है? लो इनकम यानी कि इनकम कम होना, इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड की मात्रा कम होना, और क्वालिटी, फूड की क्वालिटी कम होना, या सभी? तो सभी हैं। हंगर, क्रॉनिक हंगर का मतलब है सभी। इनकम भी कम होगी तभी हंगर आएगा, फूड की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी तभी हंगर आएगा, और गुड क्वालिटी का फूड नहीं मिलेगा तभी हंगर आएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड अवर कंट्री क्रॉस द 200 मिलियन टन्स पर ईयर मार्क इन फूड ग्रेन्स? कौन से साल में हमारे देश ने 200 मिलियन टन से ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया था? तो बच्चों ध्यान रखना, 2015-16 वो साल थी जिसमें हमारे देश ने ये अचीवमेंट हासिल किया था। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को सभी बच्चे शेयर जरूर कर देंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी सोशल स्टडीज इकोनॉमिक्स की। अगर आप लाइव क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।